निकलना भी चाहेंगे तो ईरान निकलने नहीं दे रहा है। मान लिए इनके इन बयानों के बाद ईरान चुप बैठ जाता, तब भी तो अपने चुपचाप निकल जाते। ईरान तो कहते हैं कि आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, पीछे वाला आपके पीछे दौड़ रहा है कि आपको भागने दूंगा नहीं। कुछ ऐसी हालत यहाँ पे बन गई है। नरेश कौशिक साहब, कि मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो आज जो वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं वो सांकेतिक रूप से उसका महत्व है, इसलिए कि अभी तक उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया ही नहीं। इससे पहले जब भी कोई अमेरिका ने कभी भी किसी जगह बड़ा कोई आक्रमण अगर किया है तो वहां राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया है, उसके बारे में बताया है। 5 हफ्ते बाद वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो इसका कुछ महत्व तो है। तो लेकिन ये बात मैं दूसरे जो वक्ता है उनसे मैं सहमत हूं कि उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं क्या करेंगे, इस पर ज्यादा निर्भर है। सच्चाई ये है कि अमेरिका में जो इस समय हो रहा है उससे वो ज्यादा प्रभावित है, बावजूद इसके कि दुनिया में हो रहा है। दुनिया में उन्होंने तबाही मचाई है इस लड़ाई को में शामिल हो रही, जो कि इजराइल की लड़ाई थी। वहां पर अमेरिका में जब तेल के दाम जो है 4 साल में पहली बार जब $4 प्रति गैलन बढ़े, और उसके अलावा जब वहां रिपब्लिकन सांसद उनके या रिपब्लिकन पार्टी के और अपनी उनके जो मागा मूवमेंट के जो लोग हैं वो भी इस लड़ाई को लेकर जब प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, तब ट्रंप को लगा कि नहीं, ये हमें अब इससे निकलना होगा। अब समस्या ये है कि उन्होंने, ये तो सही है कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्लियर नहीं किया था, कोई एग्जिट प्लान उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जो भी उन्होंने बातें कही थी कि मैं रिजीम चेंज करना चाहता हूं, तो रिजीम चेंज तो हुआ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो रिजीम चेंज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अब ये रिजीम जो वहां जो लोग चला रहे हैं वो अब पहले से अच्छे हैं, जो पहले से अच्छे बिल्कुल नहीं दिखते। जैसा कि स्वर्ण सिंह जी ने कहा कि वो तो और ज्यादा कट्टरपंथी दिखते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उनका जो मिलिट्री का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है, जो उनका उपकरण है, उसको मैं नष्ट कर दूंगा। लगता नहीं है वो नष्ट हुआ है। पिछले 10 दिन से हम सुन रहे हैं कि 90% वो नष्ट हो गया है, जबकि अमेरिका की एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है कि उनके मिसाइल्स सिर्फ 1/3 ही खत्म हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो स्टेट ऑफ हार्मूज की बात शुरू में बिल्कुल नहीं कही थी, तो स्टेट ऑफ हार्मूज जो है ईरान का एक न्यूक्लियर बटन था जो उसने दबा दिया। इससे पहले स्टेट ऑफ हार्मूज के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह भी ईरान कर सकता है। तो अब हालत यह होगी कि स्टेट ऑफ हार्मूज पर ना केवल ईरान अपना कब्जा जता रहा है, बल्कि वहां वहां से जो भी जहाज जाएंगे वहां से पैसा वसूलने की भी वो बात कर रहा है। तो हालत ये हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नरेश कौशिक साहब, स्थिति ये हो गई कि ट्रंप साहब को भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। मुझे 24 घंटे पहले बयान देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिनको तेल लाना ले आइए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, आप जानिए, आपका काम जाने। फिर अचानक से कहते हैं शाम होते होते कि नहीं जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक कि आप खोलेंगे नहीं तब तक हम वहाँ पर हमला करते रहेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को लेकर के ट्रंप की नीति क्या है, क्या सोचना है, वो खुद ही सुबह से शाम तक कंफ्यूज हुए रहते हैं। तो ये अपने आप एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक बात सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने इस पूरे वॉर में बता दिया कि वो कितना महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। ये भी करके ईरान ने दिखा दिया, और आने वाले दिनों में जब भी कभी ऐसी घटना आएगी तो वो एक हमेशा एक कंसर्न बना रहेगा। शशांक सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और जिस पुख्ता तरीके से वो कहते हैं कि ईरान ने तो हमें, ईरान के राष्ट्रपति ने हमें ऑफर किया, सीज फायर का ऑफर लेकर आए हैं, लेकिन वहां की आर्मी तुरंत मना कर दी कि नहीं जी, ऐसा कुछ ऑफर नहीं है। तो इस बात को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि ईरान में ही आर्मी और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, दोनों में एक कह सकते हैं मतभेद हो गया, और कब्जा एक तरीके से जो शासन है, फैसले जो है अब वहां की आर्मी ले रही है। ये तो और खतरनाक होगा तब तो। देखिए, मालूम ये चलता है कि जो स्टेट स्ट्रक्चर है, ईरान ने जो पिछले 25-30 साल से सब माहौल देखा है पश्चिम एशिया में, तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को अपना एक तरीके से हथियार बना के रखा है। तो उसमें कहीं उन्होंने
थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी दे रखा है अपने आर्मी यूनिट्स को, IRGC के यूनिट्स को, कि उसमें जब तक कि कोई नया फैसला ना आए रिलीजियस लीडरशिप से, तो उनको पुराने फैसलों के हिसाब से ही चलना होगा। और अपने देश के जो एक्सिस्टेंशियल थ्रेट की बात हो रही है वो उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा। देखिए, मैं तो खुद वियतनाम में 1972-73 में अमेरिकन बॉम्ब्स के नीचे रह चुका हूँ हैनोई में, तो मुझे मालूम है कि वियतनामीज जो है किस तरीके से उनके दृढ़ निश्चय था कि मर जाएंगे, लेकिन इनको जो है जो इतने हजार किलोमीटर दूर से आए हमारे तेल के ऊपर और हमारे देश के ऊपर कब्जा करने के लिए, वो नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता ये है कि ये अफगानिस्तान, ईरान, ये कई देश ऐसे हैं जिनको कि इन्होंने इतना सहा है कई सालों से, अब उन्होंने मान रखा है कि हम सहते रहेंगे लेकिन कब्जा नहीं करने देंगे किसी तरीके से। तो ट्रम्प साहब शायद इस बात को समझ नहीं पाए थे। तो नेतन्याहू साहब ने जो करा है वो तो उनके लिए, इजराइल के लिए ठीक है कि वो चाहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं वो थोड़ा वीक हो जाए, और अमेरिका और बाकी देश जो है नेटो के, अगर वो इजराइल के प्रीमेसी को मान लें और जो इजराइल उनको सजेशन देता है वेस्ट एशिया के बारे में उसको माना जाए, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन ट्रम्प साहब शायद ये नहीं समझ पाए थे। उन्होंने सोचा था कि मागा बेस उनको बहुत सपोर्ट करेगा, तो मुझे लगता ये है कि अब मागा बेस शायद नहीं कर रहा है, उनको फिर से दूसरा बेस ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें फायदा हो अमेरिका के लोगों का कि वो ट्रम्प साहब थोड़ा सा ज्यादा उनको ज्यादा लोगों का सहायता लेना चाहेंगे पॉलिटिकली, तो वो अमेरिका के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, ये इस समय ईरान को और बाकी देशों को आपस में निर्णय करना चाहिए, और ट्रम्प साहब ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं बोल तो ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके मैं यूके ने कई देशों के एक बैठक भी बुलाई है। नरेंद्र तनेजा साहब, इसका कोई तीसरा रास्ता निकाला जाए, ट्रम्प के भरोसे ना छोड़ा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अब आप देखिए कि नेटो के तमाम देश, जिसमें ब्रिटेन जो है उनके साथ हमेशा खड़ा होता था, यूरोप का एक देश था वो भी जो हाथ हमेशा खड़े कर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। अब उनका भी क्या रवैया साफ नजर आ रहा है। अब उन्होंने यहां तक बोल दिया, टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया जो लंदन का अखबार है, और वो कह रहे हैं मैं तो नेटो से भी निकल जाऊंगा। तो आप अंदाज लगाइए कि वो जो नेटो जो बनाई थी उन्होंने, और अमेरिकन सेनेट का ये मत है कि 2/3 मेजोरिटी सेनेट में बिना वो निकल नहीं सकते नेटो से, तो वो इस तरह के बयान दे देते हैं, आप अंदाज लगाइए। तो इसलिए जो मेरा, देखिए अभी उनकी समस्या क्या आ रही है कि एक तरफ तो पूरी दुनिया जानती है कि वो फंस गए हैं, अब वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। परसेप्शन ये है, वो कितने भी ट्वीट कर लें, पूरी दुनिया में परसेप्शन है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ये सब ये कहते हैं कि ये आपने हमारे लिए तो बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आप आए, आप इसको नतीजे पे लेकर के जाइए, इसको आर पार करिए। आपने तो शेर को घायल करके छोड़ के जा रहे हैं, आप तो चले जाओगे, हम रहते हम यहाँ पे हैं, हमारा तो ये जीना मुश्किल कर देगा ईरान। कोई देश वहां पे ऐसा नहीं है जो ईरान की टक्कर कर सकता है। वो 9 करोड़ की वहां की आबादी है, कुल मिलाकर के वो अपनी हथियार खुद बनाते हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी युद्ध में हो रहा है, कि आप ये अगर कोई कहता है कि चीन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है इनकी, मुझे लगता है वो गलत होगा कहना। बड़ा अच्छा कवर नहीं, बिल्कुल नहीं इकोनॉमिस्ट माना ने जा सकता। कवर निकाला, उसने ये कहा है कि चीनी राष्ट्रपति हैं और अब ट्रम्प साहब हैं, चीनी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि अगर दुश्मन अपने को कमजोर कर रहा है, चुप रहो, कुछ बोलो नहीं। तो देखिए, हमको ये समझना होगा कि ये सारे देश जो है प्रेशर डाल रहे हैं ट्रम्प साहब पे कि आप यहां से मत निकलिए, इसको आर पार करके जाइए। इस हालत में आपने हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी, आप तो चले जाओगे। और दूसरी तरफ जो ट्रम्प साहब का जो एजेंडा था और इजराइल का एजेंडा है, वो ये चाहते हैं कि उस पूरे इलाका का हेजीमोन जो है इजराइल हो जाए। अगर सऊदी अरब और कमजोर होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कमजोर होता है, कतर और कमजोर होता है, वह तो वहां मजबूत कौन होगा? एक तरफ ईरान होगा, दूसरी तरफ इजराइल होगा। तो देखिए, जो ग्रेटर इजराइल का जो नेतन्याहू साहब का जो सपना है, वो तो फिर उनका तो पूरा होने लगेगा, और कहीं ना कहीं जो ईरान को भी स्पेस ज्यादा मिलेगा। और दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, नहीं, इसमें पूरा तनेजा जो साहब क्या वैसे भी तनेजा साहब एक मिनट, वैसे भी इजराइल के सामने ईरान को छोड़ दिया जाए तो बाकी के वहां के जो देश इजराइल के सामने तो वैसे बहुत मजबूत थे नहीं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है भाई। उस इलाके के अंदर आप देखिए ना, पूरे उस रीजन के अंदर मात्र इजराइल है जिसके पास आणविक हथियार है। और दूसरी बात, जो वो नहीं थे, लेकिन सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफी हद तक इजराइल से बातचीत कर रहे थे।
वो बातचीत करके वो ये चाहते हैं कि वो जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, तेल पे निर्भरता कम करना चाहते हैं, वो इसलिए इजराइल के साथ मिलके चल रहे थे। काफी अच्छी बातचीत है। भारत के जो तमाम अच्छे संबंध इजराइल से हैं, उसके अंदर जो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब से होकर के जाते हैं। आईमैक क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्या है, वो इन्हीं देशों सबसे होकर के जाती है। तो डिजाइन तो वही है, लेकिन अब यह है कि ईरान को आपने क्या करा, एम्बोल्डन कर दिया, पहले से मजबूत कर दिया। जब ईरान के अंदर हथियार एक तरफ हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास वो तो अब इस समय आसमान को छू रहा है कि अमेरिका जैसी ताकत आई आसमान थी को हमको छू खत्म, और हमने जो है उनको ऐसा भगाया है कि वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, इसलिए और दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो इस समय ट्रम्प साहब के ऊपर फिक्र है कि ये सारे देश जो पड़ोस के देश है वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने ये क्या मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी। तो अब उनको देखना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जो ठीक है वो अपना बयान देंगे। अब वो राष्ट्र को संबोधन तो रोज ही कर रहे होते हैं, वो तो कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो वह सारा टेलीविजन होता है। नहीं ना, तो आपने